आता है ऐसे 230, नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? लेट्स स्टार्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपना, अब आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी जो आपकी तैयार है फटाफट उस पे आ जाइए, क्योंकि अब जो मॉड्यूल में लिखा है लगभग वही कॉपी में लिखा। सामने देखते जाइए, कॉपी आपके पास रखिए, काम खत्म। नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमने लिखा है रिकॉर्ड ऑफ 3 things: audit procedure performed, audit evidence obtained, and conclusion the auditor reached। आप देखो, शुरुआत में जब आपको एक ऑडिट प्रोसीजर बनवाई थी, मैंने आपकी कॉपी में पूरी लिखी हुई है, उस ऑडिट प्रोसीजर में हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होने के बाद उसके बाद 3 चीजें होती हैं: अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट, तीसरा होता है इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑडिट प्लान होता है, स्ट्रेटेजी बनती है, स्ट्रेटेजी के बाद प्लान, प्लान के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद एविडेंस, एविडेंस के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद ओपिनियन, ओपिनियन से रिपोर्ट। याद आ गया? पूरा ड्रॉ किया था? गुड। अब उसमें 3 चीज निकल के आ गई: प्रोसीजर, प्रोसीजर से आए एविडेंस, एविडेंस से आए कंक्लूजन। और इन तीनों चीजों का रिकॉर्ड रखना वर्किंग पेपर कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, वर्क पेपर कहलाता है। So what do you mean by work paper? What do you mean by working paper? What do you mean by audit documentation? It refers to the record of audit procedure performed 1, relevant audit evidence obtained 2, and conclusion the auditor reached 3। अगली बात, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऐसे 230 में क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर is to prepare documentation that provides। objective of the auditor, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का है वो क्या है कि भाई हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हो जाए कि हमने ऑडिट रिपोर्ट किस बेसिस पे दी, और एविडेंस मिल जाए कि ऑडिट जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड था। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर अंडर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 क्या है? मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मिल जाए जिसकी बेसिस पे मैंने रिपोर्ट बनाई, एंड एविडेंस मिल जाए कि भाई ऑडिट प्लान और परफॉर्म ऐसे के हिसाब से ही हुआ है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा है। ओके, फिर हमने पढ़े थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है या एडवांटेजेस क्या है, और मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल 2 भागों में बांटकर चार्ट बनवाया था। ओहो, क्या हुआ? ये 4 तो इंटरनल थे और ये 2 एक्सटर्नल थे। सॉरी, 4 इंटरनल थे, 2 एक्सटर्नल थे। 4 इंटरनल में क्या क्या था? पहला, भैया
प्लान कर रहे हो, हाँ, तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में हेल्प करता है, सुपरविजन एंड रिव्यू में हेल्प करता है, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने में वर्क करता है और फ्यूचर रेफरेंस में वर्क करता है। आप देखो, आपके पास 4 चीजें आपके चार्ट में मिलेंगी, मिली? गुड। मैं अगर प्लान करूंगा तो मुझे प्लान तो लिखित में ही देना पड़ेगा, मौखिक में तो प्लान नहीं दिया जा सकता। मुझे अगर प्रोग्राम देना है तो लिखित में देना पड़ेगा, मौखिक में प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता। आई कैन नॉट गिव अ प्रोग्राम विच इज ओरल, I can only give program which is in writing. If I give you a plan, if I give you a program, if I give you a checklist, then definitely आप जो हैं परफॉर्मेंस सही दोगे। और आपने कितना कितना ऑडिट कर लिया वो उस प्रोग्राम को फिल करते जाओगे तो होता जाएगा। तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस में हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन। आप मेरे पास जब आओगे ऑडिट से कि सर हमने ये कर लिया है, सर हमारा ये हो गया है, तो मैं सुपरवाइज करूंगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं, और तुमने जो क्वेरीज निकाली है वो क्वेरीज सही है या नहीं। तो मैं तुम्हारे वर्क को सुपरवाइज और रिव्यू तब कर पाऊंगा जब तुम अपने ऑडिट ऑब्जर्वेशन को लिखोगे। तीसरा, अगर कल से कोई गलती होती है कहीं और अगर हमें ढूंढना होता है कि ये काम किसको अलॉट किया गया था, किसने गलत किया, तो भाई साहब हर क्वेरी शीट पे वर्किंग पेपर पर प्रिपेयर्ड बाय के साइन होते हैं, रिव्यूड बाय के साइन होते हैं, उन्हें हम अकाउंटेबल ठहराएंगे। इस बार के वर्किंग पेपर अगली बार के लिए हमारे प्लान बनाने के काम आएंगे, प्रोग्राम बनाने के काम आएंगे, हमारी अगली ऑडिट टीम को गाइड करने के काम आएंगे। हेलो, तो पहला एडवांटेज प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में, दूसरा एडवांटेज सुपरविजन और रिव्यू में, तीसरा एडवांटेज अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने में वर्क की, चौथा एडवांटेज फ्यूचर रेफरेंस में, पांचवा एडवांटेज मुझे अभी मैंने आपको बढ़ाया था मॉनिटरिंग। बाबा ऐसे 220 अभी खत्म किया है मॉनिटरिंग। उसमें हमने कहा था कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है, एडहर टू है या नहीं है, उसे रिव्यू करना पड़ेगा। पीयर रिव्यू होगा, एक्सटर्नल रिव्यू होगा, वो आके देखेंगे क्या? वर्किंग पेपर ही तो देखेंगे ना बॉस। वर्किंग पेपर देखेंगे तो पता चलेगा ना, ओहो यस काम ढंग से किया है या नहीं किया। नाउ और अगर सत्यम वत्यम जैसा कोई फ्रॉड हो गया और सीबीआई ईबीआई आ गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई, तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अगर हो गए तो भाई साहब प्रूव करने में सही रहेगा कि हां हम सही है। गॉट इट? तो कितने एडवांटेजेस हो गए? 6, 4 इंटरनल, 2 बाहर वालों के लिए। चलिए, हमारे वर्किंग पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, हमारे वर्किंग पेपर का कंटेंट क्या होगा, हमारे वर्किंग पेपर का एक्सटेंट क्या होगा। What should be the form, what should be the extent, what should be the content। क्या फॉर्म होगा, क्या कंटेंट होगा, क्या एक्सटेंट होगा। सर फॉर्म, एक्सटेंट और कंटेंट वैसे तो प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर होता है, लेकिन फिर भी
अगर एंटिटी का साइज बड़ा हुआ, एंटिटी कॉम्प्लेक्स हुई, जितनी बड़ी साइज ऑफ द एंटिटी, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा प्रोसीजर, जितनी ज्यादा प्रोसीजर उतने ज्यादा एविडेंस, जितने ज्यादा एविडेंस उतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। बड़ी बड़ी ऑडिट प्रोसीजर लगाई, ज्यादा ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। आरओएमएमएस ज्यादा हुई, प्रोसीजर ज्यादा, प्रोसीजर ज्यादा तो एविडेंस ज्यादा। ऑडिट एविडेंस महत्वपूर्ण है, लिख लो, गैर महत्वपूर्ण है मत लिखो। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितने एक्सेप्शन मिल रहे हैं? जितने ज्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। यूजुअल चीजें मिलेंगी तो डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शनल चीजें मिलेंगी ऑडिट में तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। देन कंक्लूजन निकालने में कितनी देर लग रही है? बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कंक्लूजन निकालना है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगेगा। रेडीमेड कंक्लूजन है तो डॉक्यूमेंटेशन कम लगेगा। कंप्यूटराइज्ड टूल यूज किए, डॉक्यूमेंटेशन कम लगेगा। मैनुअल टूल यूज किए, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगेगा। तो सर डॉक्यूमेंटेशन के कम या ज्यादा लगने का तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, साइज पर, कॉम्प्लेक्सिटी पर, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर पर, ऑडिट रिस्क पर, ऑडिट एविडेंस कितने ऑब्टेन किए उसके सिग्निफिकेंस पर, कितने एक्सेप्शन आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन पर, एंड देन कंक्लूजन किस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर, एंड मेथोडोलॉजी एंड टूल्स जो आप यूज कर रहे हो उस पर। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर कोई बोले सर इसको मुझे रटना है, तो रट के क्या करोगे? तुमसे अगर मैं पूछूं, मैंने तुमको याद है ये वाली चीज कम से कम 3 जगह काम आएगी अभी आगे। जब कोई पूछेगा कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूं कि ना लूं, ये किस जगह डिपेंड करेगा? यही सारी कंडीशंस। डॉक्यूमेंटेशन कम लगेंगे कि ज्यादा? यही सारे ऑब्जर्वेशन। हेलो, आगे बढ़ूं? और इंटरनल कंट्रोल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल कहां ज्यादा लगाऊं कहां कम वो तो ठीक है, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने लगाऊं और कितने नहीं लगाऊं वो भी यही। तो तीनों चीजें एक ही जगह पाएंगी। ये 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट कब प्रिपेयर करना चाहिए? पहले ही बताया हुआ, खूनी पंजा लगा के। डॉक्यूमेंटेशन तब प्रिपेयर करना चाहिए जब आप ऑडिट कर रहे हो। ऑडिट खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। ऑडिट फाइल क्या होती है? 1 और मोर फोल्डर, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो या फिजिकली, उसे हम ऑडिट फाइल कहते हैं। ऑडिट फाइल की असेंबली कितने दिन में खत्म हो जानी चाहिए? ऑडिट खत्म होने से 60 दिन के अंदर अंदर आपका, ऑडिट रिपोर्ट जाने से 60 दिन के अंदर अंदर आपकी असेंबली ऑफ वर्किंग पेपर हो जानी चाहिए। ये एसक्यूसी 1 ने कहा। हेलो, वर्किंग पेपर एक बार ऑडिट रिपोर्ट चली गई उसके बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हेलो, और वर्किंग पेपर को गुड कंडीशन में संभाल कर कम से कम 7 साल तक रखना जरूरी है। हां, असेंबली करते समय कुछ डॉक्यूमेंट को आप हटा सकते हो। हेलो,
असेंबली करते टाइम पता चला ये कागज अब किसी काम का नहीं है, डिस्कार्ड कर दो। ये एविडेंस तो फोटोकॉपी है, इसका तो ओरिजिनल आ गया, तो सुपरसीड हो गया, वो हटा दो। हेलो, असेंबली में क्या क्या करते हो? कोई अगर आपसे पूछ ले असेंबलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हो, तो सर जो कागज काम के नहीं होते उनको अलग हटा देते हैं, फिर उन कागजों को एक फाइल में लगाते हैं, फिर उनका क्रॉस रेफरेंसिंग बनाते हैं, फिक्स एसेट से रिलेटेड कागज अलग, स्टॉक से रिलेटेड कागज अलग, ये वो। उसके बाद साइनिंग करते हैं, चेकलिस्ट बना के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए, सारे एविडेंसेस को एक फाइल में जमा के रखते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं? असेंबलिंग कहते हैं। दीज ऑल आर नोन एज असेंबलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद तो 7 साल तक की बात बोली। इसके बाद बोला कि जब ऑडिट फाइल बन जाए तो ऑडिट फाइल के अंदर जितने भी वर्किंग पेपर्स हैं, हेलो, ऑडिट फाइल के ऊपर जितने भी वर्किंग पेपर हैं उनका एक कंप्लीट इंडेक्स बनकर लगे, और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं ऑडिट पर और उन्हें कैसे एड्रेस किया गया, इसकी एक समरी बनकर ऑडिट फाइल के ऊपर ही लग जाए, ताकि आदमी को डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ना देखना पड़े। उसे हम कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। अरे भाई याद आ रहा है कि नहीं? कुछ पढ़ा हुआ था हमने, अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? इट इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर टू हैव अ समरी of significant matter identified during the audit and how those were addressed, and such summary facilitates, ये summary facilitate करती है आपको। क्या facility दे रही है ये summary आपको? This summary is facilitating the auditor in considering the significant matter। ये समरी ये हेल्प करती है कि आपने जहां पे प्रॉब्लम आई वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाते हुए काम किया या नहीं किया। नाउ, डॉक्यूमेंटेशन किसकी ऑनरशिप में होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, और किसी तीसरे को उसे अवेलेबल करवाना या नहीं करवाना ऑडिटर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। और अगर वो किसी तीसरे को अवेलेबल करवाना हो तो पहले क्लाइंट की परमिशन लेना पड़ती है। हाँ, क्लाइंट को अवेलेबल करवाना है कि नहीं करवाना है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स डिस्क्रिशन। याद आ गया? दैट इज ऑल अबाउट एसेट 230। तो सर एसेट 200 हो गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 हो गया। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 220 हो गया। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 230 हो गया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब आ रहे हैं एसए 500 पर, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? जब मैंने आपको वर्ड पावर पढ़ाया था शुरुआत में तभी बताया था, ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर इज एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। ऑडिट की जो इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिट एविडेंस जो होता है, उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और अदर इंफॉर्मेशन। और आप याद करो, आपको डायग्राम बना के बताया था कि अदर इंफॉर्मेशन में मिनट बुक्स आती हैं, रेजोल्यूशंस आते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस आते हैं। वो सब किस में आते हैं? अदर इंफॉर्मेशन में। और क्लाइंट के रिकॉर्ड्स तो अपनी जगह होते हैं। तो ऑडिट एविडेंस क्या है? Audit evidence means information used by the auditor in arriving at the conclusions on which auditor's opinion is based. Okay. Objective क्या है ऑडिटर का?
वैसे तो ऐसे 200 ने हमसे क्या कहा था कि बेटा इतने ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना। हेलो, इतने ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना ताकि तुम्हारी रिस्क एक एक्सेप्टेबली लो लेवल पे चली जाए। इसलिए हमने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे so that he can obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw a reasonable conclusion over which the audit opinion is based. Okay. उसके बाद हमने पढ़ा था sufficient होना चाहिए और appropriate होना चाहिए, जहां sufficiency refers to quantity of audit evidence and appropriateness refers to क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैंने आपको बताया था कि अगर हम परचेस कर रहे हैं तो पहला कोटेशन, दूसरा परचेस ऑर्डर, तीसरा परचेस इनवॉइस, चौथा उस ट्रक की लॉरी रिसीट जिससे गुड्स आए, पांचवा हमारा गुड्स रिसीव नोट, छठा क्वालिटी रिसीव की पॉलिसी। ये 6 चीजें नहीं मिलेंगी तब तक सफिशिएंसी कंप्लीट नहीं होगी। और इनवॉइस मुझे फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल चाहिए, बिकॉज आई नीड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। हेलो, तो 6 हुई सफिशिएंसी, लेकिन रेलेवेंट कब कहलाएंगे ऑडिट एविडेंस? जब रिलायबिलिटी और रेलेवेंस होंगे तब जाके अप्रोप्रिएट कहलाएंगे। रिलायबिलिटी मतलब ओरिजिनल, रेलेवेंट मतलब उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसी असर्शन से रिलेटेड। याद आया? अब ऑडिटर को कब कब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड करेगा। तो सर, ऑडिटर की सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिपेंडिंग ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, which further depends on 3 things. जितना ज्यादा आइटम मटेरियल होगा, जितना ज्यादा अकाउंट बैलेंस मटेरियल होगा, जितना ज्यादा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मटेरियल होगा, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर मटेरियल होगा, ऑडिटर उसके लिए उतने ज्यादा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। दूसरी बात, जितनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगी, ऑडिटर उतनी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाकर अपनी रिस्क को कम करेगा, और जितनी ज्यादा वो अपनी रिस्क को कम करेगा उतने ज्यादा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो लेगा। याद आया? उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर स्मॉलर पॉपुलेशन है तो लेस एविडेंस से भी काम चल जाएगा, लेकिन बिगर पॉपुलेशन है, वी नीड मोर एंड मोर ऑडिट एविडेंस। तो सर, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस इज अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स। पहला मटेरियलिटी, दूसरा ROMMS, तीसरा साइज ऑफ द पॉपुलेशन। चार्ट अपनी कॉपी में बना हुआ है। इसके बाद हम आए थे ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं? सर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होते हैं विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। फिजिकल वेरिफिकेशन किया, विजुअल। पूछताछ करके मांगा, मौखिक, ओरल। रिकॉर्ड्स मांगे, डॉक्यूमेंट्री। रिकॉर्ड एंटिटी में ही बने, इंटरनल। रिकॉर्ड एंटिटी से बाहर से बन के आए, एक्सटर्नल। हेलो, और उसके बाद 5 जनरलाइजेशन तो तुमने मुझे पढ़ाए थे, याद करो। एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस. Internal audit evidence will be more reliable.
when internal control is appropriate, documentary audit evidences are more reliable than oral audit evidences. Audit evidences obtained by the management itself, auditor himself are more reliable than obtained through management. Original documentary evidences are more reliable than photocopy, faces, smile and all. अरे यार क्या कर रहे हो? ये पांचों चीजें तो आपको याद है पहले से. हेलो, कब ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि भाई कब एविडेंस ज्यादा रिलायबल होंगे? पहला, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंस. ज्यादा रिलायबल होंगे अगर इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट हुआ, अप्रोप्रिएट हुआ. डायरेक्टली ऑडिट एविडेंस लेते वो ज्यादा रिलायबल है बजाय कि मैनेजमेंट के थ्रू. उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है बजाय कि ओरल. उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल है बजाय कि डुप्लीकेट के. आगे बढ़े. नेक्स्ट, इसके बाद आए थे हम ऑडिट प्रोसीजर्स पे. याद करो ये दुनिया वालों, तुम्हें प्रोसीजर्स पढ़ाई गई थी. मेन ऑडिट प्रोसीजर्स और अदर ऑडिट प्रोसीजर. मेन ऑडिट प्रोसीजर में कौन कौन आई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर. याद आया? और अदर ऑडिट प्रोसीजर में दो प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर. फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर. और उसका टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस. हेलो, सबसे पहले आती है आरएपी. तो वो तो अगले चैप्टर में देखेंगे क्या होती है, पर अपने को मालूम है रिस्क असेस करना, इनहेरेंट रिस्क असेस करना, कंट्रोल रिस्क असेस करना एंड ऑल. ओके, फिर आती है अदर ऑडिट प्रोसीजर जिसमें आती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल. यानी जो असेस यहां पे जो हमने इनहेरेंट रिस्क असेस की और कंट्रोल रिस्क असेस की, ये कंट्रोल रिस्क अभी तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट था, लेकिन उसके बाद हम सैंपल बेसिस पे देखेंगे कि ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट सही है या नहीं. अगर ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट सही नहीं निकला तो हम इसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. और अगर ये सही निकला तो फिर जो हमने इनको प्लान किया है वैसे ही करेंगे. हेलो, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी दो प्रोसीजर है, एनालिटिकल प्रोसीजर. ये तो अपन ऐसे 520 में देखते हैं, यहां देखने की जरूरत ही नहीं. टेस्ट ऑफ डिटेल ये भी अगले वाले पर्टिकुलर चैप्टर में ही देखना है. बट हाँ, इतना मालूम है कि प्रोसीजर इस तरीके से लगती हैं. कैसे लगती हैं? पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगती हैं, रिस्क डिसाइड होती हैं, आरओ में पता लगता है, उसके हिसाब से अदर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड होती हैं. अदर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगता है. अगर पता चलता है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहां डिसाइड किया था वो यहां नहीं है, तो फिर इसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को क्या करना पड़ता है? हमको बढ़ाना पड़ता है. हेलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते. ये तो अगले चैप्टर में आएगा तो अभी देखने की जरूरत ही नहीं. एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सी है? सर, एक होती है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, एसेट्स का. इंस्पेक्शन के द्वारा हमें एग्जिस्टेंस पता चलता है कि एसेट एग्जिस्ट करती है, लायबिलिटी वाकई में एग्जिस्ट करती है. तो इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है कि एग्जिस्टेंस कितना है. हेलो, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विटनेसिंग अ प्रोसेस. भाई, इंटरनल कंट्रोल कैसा चल रहा है? जाके देखो कैसा चल रहा है. मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का किया, तो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टाफ को दिए थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं? तो जाके देखो कि फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. थर्ड पार्टी से जब कंफर्मेशन करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन.
ऑलरेडी की हुई कैलकुलेशंस को जब क्या चेक करते हैं तो उसे कहते हैं रिकैलकुलेशन। पहले से किए हुए काम को जब हम खुद वापस परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रीपरफॉर्मेंस। उसके बाद आती है एनालिटिकल प्रोसीजर, रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। इंक्वायरी हम किससे करते हैं, पर्सन से। हेलो, अरे भाई ये एडिशनल प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। अब इंस्पेक्शन में क्या क्या आता है, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी पता चलती है उसके नेचर और सोर्स पे कि डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल और कितना नहीं रिलायबल है। एक्सटर्नल सोर्स होगा तो ज्यादा रिलायबल है, इंटरनल सोर्स होगा तो कम रिलायबल है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, विटनेसिंग अ प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन से आपको एविडेंस मिलता है कि प्रोसीजर कैसी चल रही है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कैसी थी। ऑब्जर्वेशन से जो एविडेंस मिलता है वो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, वो सब दूर का नहीं होता। हेलो, उसके बाद हमने कहा कि आउटसाइड से, थर्ड पार्टी से जब हम कंफर्मेशन मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो भी ऑडिट एविडेंस लेने का एक तरीका है, इसके बारे में डिटेल में 505 में पढ़ेंगे। रिकैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन किया है उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम जो करते हैं उसे हम कहते हैं रिकैलकुलेशन। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, जो अभी परफॉर्म किए एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ने, मैनेजमेंट ने जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री किया, हम ये जाकर फिर चेक कर रहे हैं कि उन्होंने किया वो सही किया कि नहीं किया, उसे हम क्या कहते हैं, रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें आती है रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, प्लॉजिबल रिलेशनशिप को चेक करना। अभी जब एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इंक्वायरी करते हैं हम, किससे, मैनेजमेंट से, दोषशाज विद गवर्नेंस से, इवन एक्सटर्नल पार्टी से भी इंक्वायरी करते हैं हम। और इंक्वायरी से भी हमें क्या मिलते हैं, ऑडिट एविडेंस। तो दोस्त, कितने जगह से ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं आपको, इंस्पेक्शन करने से मिल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करने से मिल रहे हैं, रिकैलकुलेशन करने से, रीपरफॉर्मेंस करने से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से, इंक्वायरी करने से, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से। दीज ऑल आर अदर प्रोसीजर्स। इसके बाद आती है आरएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये सब अपन उधर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है असर्शन। असर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट के द्वारा एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली, या इम्प्लिसिटली मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं वही असर्शन है। मैनेजमेंट कहता है ये ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है, तो ऑकरेंस अपने आप में एक असर्शन है। ऑकरेंस अपने आप में एक असर्शन है। कंप्लीटनेस अपने आप में एक असर्शन है। कट ऑफ अपने आप में एक असर्शन है। एक्यूरेसी अपने आप में एक असर्शन है। क्लासिफिकेशन अपने आप में एक असर्शन है। हैप्पी संडे को पढ़ाया गया था, ये आ गया वहां पे, हैप्पी संडे को पढ़ाया था। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, असर्शन कहलाते हैं। ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ कि नहीं, जितने ट्रांजैक्शन ऑकर हुए वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए कि नहीं, रिकॉर्ड हुए तो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए कि नहीं, इसी साल के एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए कि नहीं, और कैपिटल था तो कैपिटल और रेवेन्यू था तो रेवेन्यू में गया कि नहीं गया।
हेलो, असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस, ये तो असर्शन थे किसके रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब असर्शन पढ़ रहे वो किससे रिलेटेड, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड। भाई लोन है या असेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो राइट एंड ऑब्लिगेशन है कि नहीं, सारी की सारी असेट लायबिलिटी आ गई कि नहीं, और उसका वैल्यूएशन सही हुआ या नहीं हुआ। उसी तरीके से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जैसी चीजों का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर होता है, ऑकरेंस हुआ कि नहीं, जितनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी सारी डिस्क्लोज हो गई, पूरी क्लासिफिकेशन कर दिया एक्यूरेटली उनका, दैट इज कॉल्ड असर्शन। असर्शन का मतलब होता है representations by management explicit or otherwise that are embodied in the financial statement। एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो ऑडिटर हमें देता है, और एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब बैलेंस शीट खुद, P&L खुद, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं वो कहलाते हैं असर्शन। उन्हें हम चेक करते हैं, we are checking them, got it। तो इन्हें असर्शन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे 500 में हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस क्यों लिए जाते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लिया जाता है कि हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए या नहीं लिए, प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस क्या होती है, एडिशनल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस क्या होती है, असर्शन किसको कहते हैं, गॉट इट। फिर आती है बात रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। ऐसे 580 अब तक पढ़े हुए ऐसे कौन कौन से, 200 का नाम, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 210 एग्रीइंग अपॉन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 220 quality control in an audit of financial statement, 230 audit documentation, 500 audit evidence, 580 return representation। जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट करते वक्त हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, और उनकी तरफ से राइटिंग में हमें एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, क्लैरिफिकेशन मिलते हैं, कंफर्मेशन मिलते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी क्लैरिफिकेशन, जो भी कंफर्मेशन हमें कहां से मिलता है, मैनेजमेंट से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंटरनल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूटेड ऑडिट एविडेंस नहीं होते, ये एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अपने आप में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। हेलो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, इसलिए इस पर एकदम से भरोसा नहीं कर सकते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। कोरोबोरेटिव मतलब
आखिरी ऑडिट एविडेंस के रूप में, जब सारे एविडेंसेस ले लिए, चलो इसे और ले लो, कोरोबोरेट कर लेते हैं, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। देन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना, दूसरा इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से अदर ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट देना, और तीसरा अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली ना दिया जाए या देने से मना कर दिया जाए, या दिया जाए लेकिन बाद में अगर गलत प्रूव हो जाए, तो रिस्पॉन्ड करना एप्रोप्रिएटली। ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, दूसरा सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। भाई रिलेटेड पार्टी चेक करनी है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लगेगा ही ना। लिटिगेशन एंड क्लेम चेक करने, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लगेगा ही ना। We need to have written representations if we want to check all this. तो what is objective of the auditor regarding the written representation? पहला, to obtain written representation. क्यों? To obtain representation from management, ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। किस लिए? कि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए उनके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, दूसरा सपोर्ट में ऑडिट एविडेंस लेना, तीसरा एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना। पहले वाले के केस में मैंने आपको बताया था, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में हमने उनसे पहले ही हामी भरवाई थी। क्या हामी भरवाई थी हमने? कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। हेलो, वो इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, वो हमें जब जब जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो देंगे, लोगों से मिलने देंगे। तो ये भी तो लिखवा के मंगवाया। हेलो, तो ए तो वो हो गया जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने क्या लिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बी वो हो गया जो रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दे दो, गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं बता दो, अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे निकाला ये बता दो, कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है ये लिख के दे दो, वो हो गए दूसरे। तीसरा, जब आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो ब्लाइंड फेथ मत कर लेना, एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड भी करना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना जरूरी है दोस्त। मिला तो उसको दूसरे ऑडिट एविडेंस से कंपेयर करो, नहीं मिला तो फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखो कि कहा तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, मिला तो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं मिला तो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए तीन चीजें करने का ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट कि वो एफआरएफ कंप्लाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस एंड टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाए या गलत दे दिया जाए। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होनी चाहिए? अरे भाई साहब, जितना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट रेलेवेंट होती है, अगर आप 31 मार्च के फिगर के लिए कोई चीज मांग रहे हो तो 31 मार्च का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। अगर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के जस्ट पहले तो आप उस दिन का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। लेकिन किसी भी सूरत में ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, बताया था मैंने। हेलो, किसी भी सूरत में ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, भैया क्या चक्कर क्या है। और मैनेजमेंट अगर ना बताए, सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे पाए तो रीअसेस करो रिलायबिलिटी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, और फिर देखो कि अपने को एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना है क्या। कई बार ऐसा भी हो सकता है
कि मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया वो हमने दूसरे ऑडिट एविडेंसेस की लाइट में टेस्ट किया और वो ऑडिट एविडेंस की लाइट में टेस्ट करने के बाद गलत निकल गया। हेलो, तो अगर आपको ऑडिट एविडेंस गलत निकल गया है तो फिर रिव्यू करो उनकी इंटीग्रिटी। मैंने आपको 3 बार रिव्यू करने के लिए बोला आपकी कॉपी में। जब वो देने से मना कर दे या वो गलत दे दे, हेलो, या तो वो देने से मना कर दे या वो अदर ऑडिट एविडेंस की लाइट में गलत प्रूव हो जाए, या जो बंदा हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा था वो बाद में किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व पाया जाए, तो जितने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमको मिले हैं उन्हें हमें रीअसेस करना होगा। याद आया एवरीवन? तो दैट वाज SA 580, दैट इज कॉल्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मॉड्यूल में जितना दिया है उतना, बाकी तो हमने बहुत पंजे लगा लगा के खूब सारी चीजें लिखी हैं। देखो, कॉपी पढ़ने में आपको कहीं प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लर्निंग फ्रॉम कॉपी, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लर्निंग फ्रॉम मॉड्यूल। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू लर्न फ्रॉम मॉड्यूल। कॉपी में तो हमने इसको इजी लैंग्वेज में लिख लिया है, बट वही इजी लैंग्वेज को यहां कोरिलेट करके आपको वापस बता रहा हूं कि सब पढ़ा हुआ है, घबराओ मत। कई बार ऐसे लगता है ये क्या है, तो हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है, डोंट वरी। देन कम्स SA 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। लेकिन अपन आगे बढ़ते ही नहीं जब तक पीछे नहीं हटते। अब तक करा ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 210 करा एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 करा क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 करा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 500 करा ऑडिट एविडेंस। 501 किया ऑडिट एविडेंस क्या, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अब आए हैं 501 पर, नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन रिलेटेड टू सिलेक्टेड आइटम। और 3 सिलेक्टेड आइटम अपने पास हैं। पहला इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम, तीसरा सेगमेंट रिपोर्टिंग। और तीनों में अलग अलग असर्शन लेना है। इन्वेंट्री में यह देखना है कि एग्जिस्टेंस और कंडीशन कैसी है। लिटिगेशन क्लेम में देखना है कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। और सेगमेंट रिपोर्टिंग में देखना है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही है या नहीं। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? जब तक कि ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल नहीं हो, ऑडिटर को अटेंड करना चाहिए फिजिकल काउंट बाय मैनेजमेंट एट द ईयर एंड। और वहां जाकर उससे 2 काम करना है। पहला तो अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री और दूसरा परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर ओवर द इन्वेंट्री टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो पहली बात तो मैं अगर अटेंड करूंगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट तो वहां क्या देखूंगा? 4 बातें देखूंगा। मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं रिगार्डिंग रिकॉर्ड और कंट्रोलिंग ऑफ द इन्वेंट्री, ऑब्जर्व करूंगा वो लोग किस तरीके से काउंट कर रहे हैं। मैं खुद इंस्पेक्ट करूंगा इन्वेंट्री की, उसकी कंडीशन क्या है। मैं खुद टेस्ट परफॉर्म करूंगा वहां पर कि वो इन्वेंट्री सही है या नहीं। I will perform the test count. याद आया? अगर मैं इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करने जा रहा हूं तो मैं उसे प्लान कैसे करूं? भाई पहले देख नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है। क्या उसमें रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड तीनों होते हैं? मतलब स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन क्या है, उसमें ROMMS कितना है,
उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है? हेलो, अब जिन लोगों को हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने भेजेंगे उन्हें हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, उनका टाइम निर्धारित करना पड़ेगा कि वो फिजिकल काउंट पे कब जाएंगे। हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनको इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए भेजें और वो बोले सर वहां तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, सिस्टम पे सारी इन्वेंट्री दिख रही है, कितनी कितनी है। हाँ तो ठीक है, उसको वेरीफाई कर लो, कितनी लोकेशन पे इन्वेंट्रीज है ये भी तो देखना पड़ेगा। आपसे वो पूछ सकता है, जब आप एक फिजिकल अटेंडेंस प्लान कर रहे हो तो आप क्या क्या देखोगे? सर सबसे पहले देखूंगा नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने लायक है भी कि अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करने किसी को आना पड़ेगा। बताया था ना पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। फिर दूसरा, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन क्या है? WIP, फिनिश गुड्स किस तरीके से है, देन ROMMS कितना है, चौथा इंटरनल कंट्रोल कैसा है, पांचवा जो प्रोसीजर लगाई जा रही है वो एडिक्वेट है या नहीं है फिजिकल इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के द्वारा, देन फिजिकल वेरिफिकेशन कौन कौन अटेंड करने जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो नहीं मेंटेन कर रहा है मैनेजमेंट, और अगर कर रहा है तो वो देख लो, और उसके अलावा कितनी लोकेशन पर इन्वेंट्री मेंटेन्ड है आपको ये देखना पड़ेगा। हेलो, और मैंने आपको 3 पॉइंट करके बताए थे अलग अलग, डेबिट के 3 पॉइंट, क्रेडिट के 3 पॉइंट, बहुत अलग अलग करके मैंने समझाने की कोशिश की थी। गुड, नेक्स्ट। और उसके बाद अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है किसके, एक्सपर्ट के, तो आप वो भी देख लो। सर बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी दिन फिजिकल काउंटिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, रोल बैक करके 31 मार्च पर आ जाओ। अगर 31 मार्च के अलावा किसी डेट पे हो रही है तो रोल बैक करके 31 मार्च पे आ जाओ। सर मैं तो 31 मार्च पे फिजिकल वेरिफिकेशन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण अटेंड ही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं बाबा, अल्टरनेट डे जा किसी और वहां पर इन्वेंट्री काउंट करके रोल बैक करके देख ले। हेलो सर, इम्प्रैक्टिकेबल है इन्वेंट्री को काउंट करना, अगर इन्वेंट्री को काउंट करना इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है, वहां तो दंगे हो गए, इम्प्रैक्टिकेबल है, कोविड हो गया, लॉकडाउन था, कैसे इन्वेंट्री करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे 705 के अंदर ओपिनियन दो, रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन कर दो, क्वालिफाई कर दो, जो करना है करो। ओके, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की कस्टडी में, अंकल अगर थर्ड पार्टी की कस्टडी में है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो, कौन मना कर रहा है? पॉसिबल है तो खुद चले जाओ, और अगर पॉसिबल नहीं है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो, लिखा हुआ अपनी कॉपी में। हेलो, उसके बाद आए थे लिटिगेशन एंड क्लेम पे। ऑडिटर से बोला गया आप डिजाइन करो और परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर इन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम जिसमें एंटिटी इन्वॉल्व है, और क्या उससे ROMMS आता है? सर हमारा ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसी ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करें और परफॉर्म करें इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भाई डिजाइन एंड परफॉर्म करूंगा मैं ऑडिट प्रोसीजर, क्यों? ताकि मैं लिटिगेशन और क्लेम्स को आइडेंटिफाई कर पाऊं जो मिस स्टेटमेंट पैदा कर सकते हैं। ऐसे कई लिटिगेशन और क्लेम हो सकते हैं जो एंटिटी के अगेंस्ट हों और वो रिकॉग्नाइज ही ना किए गए हो। कैसे होगा? मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, दोष शायद विद गवर्नेंस से पूछूंगा, इन हाउस लीगल कंसल्टेंट से पूछूंगा
भाई तुम्हारे नॉलेज में ऐसे कोई लॉज, ऐसे कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आए? मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखूंगा और उसमें देखूंगा कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लिटिगेशन क्लेम हो और इन्होंने दिखाया नहीं हो। मैं लीगल एक्सपर्ट देखूंगा, उन लीगल एक्सपेंस के अकाउंट्स देखूंगा, लेजर के अंदर लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिटिगेशन एंड क्लेम है, लेकिन देखे ही नहीं गए। हेलो, अब बात आती है कि ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा करके लिटिगेशन एंड क्लेम देखना चाहिए। अगर ऑडिटर को यह पता चलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने के बाद कि यहां पर लिटिगेशन एंड क्लेम्स प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर नहीं हुए हैं या there is a weakness in internal control, he should immediately communicate to those charged with governance that there is lack of internal control in relation to litigation and claims. मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो बाबू कि उनकी नॉलेज में जितने भी लिटिगेशन और क्लेम थे उन्होंने वो ऑडिटर को बता दिए हैं। ऑल लिटिगेशन एंड क्लेम्स विच वर देयर विथ द एंटिटी हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर, वो ऑडिटर को बता दिए गए हैं। याद आया? एंड देन उसके बाद आती है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, उसमें अंडरस्टैंड करना है किस मेथड से सेगमेंट डिटरमाइन किए। ज्योग्राफिकल से की, दो सेगमेंट थे ना, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल। बिजनेस सेगमेंट से किए या ज्योग्राफिकल से किए। दूसरा, क्या मैनेजमेंट ने जब सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की तो उसमें जितने रिपोर्टेबल सेगमेंट एफआरएफ के अनुसार बन रहे थे वो सारे रिपोर्टेबल बनाए कि नहीं बनाए, और जिनको रिपोर्टेबल बनाया वो पैरा 27 लगा के 10%, 10%, 10% वो लगाकर, जिन्हें रिपोर्टेबल बनाया उनके ऊपर प्रोसीजर लगा करके देखो कि सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें दे दी है या नहीं दे दी एज पर एज 17। और मैंने कहा था कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं आने वाली, लेकिन लिटिगेशन एंड क्लेम और इन्वेंट्री ये तो आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके बाद आया था ऐसे 505, लेकिन उससे पहले किए गए ऐसे कौन से 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, 210 agreeing the terms of audit evidence, 230 20 quality control in an audit of financial statement, 230 audit documentation, 500 audit evidence, 501 audit evidence specific consideration to selected item. Hello. And then here comes 505, which is known as external confirmation. एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या? और 580 भूल गए अपन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। गुड, चलिए। देन कम्स 505 दैट सेज एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? सर, जब ऑडिटर डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी राइटिंग में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या पेपर फॉर्म में, कोई कंफर्मेशन मंगाता है तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स to the auditor from third party in paper form or by electronic or other medium. Simple. ऑडिटर ने डायरेक्ट
कम्युनिकेट किया थर्ड पार्टी को, और उस कम्युनिकेशन के जवाब में थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्स दिया, चाहे पेपर फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम के फॉर्म में, उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्रेडिटर से कंफर्मेशन, डेटर से कंफर्मेशन, बैंक से कंफर्मेशन, स्टॉक से कंफर्मेशन, कंसाइनी से कंफर्मेशन, हेलो, जॉब वर्कर से कंफर्मेशन, बैंक जिसके पास गिरवी रखे हैं सामान उनसे कंफर्मेशन, रजिस्ट्री गिरवी रखी है उसका कंफर्मेशन। देयर आर एन नंबर ऑफ कंफर्मेशन विच वी कैन गेट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब आप ऐसी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हो जिसमें कहते हो कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो, रिस्पॉन्स देना जरूरी है, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और जब यह कहा जाता है कि भाई अगर डिसएग्री हो तो ही रिप्लाई करना, नहीं तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसे क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। गॉट इट? जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता है, या जो हमने मांगा वो छोड़ के बाकी जब रिस्पॉन्स देता है, तो हम कहते हैं भैया ये नो रिस्पॉन्स। हेलो, नो रिस्पॉन्स का मतलब हमने जो मांगा वो नहीं दिया, तो नो रिस्पॉन्स। और अगर जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। हमने बोला क्या आपके लेजर में हमारी पार्टी का बैलेंस 5 लाख है, वो बोलता भाई साहब 12 लाख ले लें, एक्सेप्शन। हेलो, इसके बाद मैंने आपको आपकी कॉपी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाई थी और बोला था कि मॉड्यूल की एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर तो कुछ तो भी है, तो इसको मत लिखो, आप तो आपकी कॉपी में जो थी वो देखो। आपकी कॉपी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सबसे पहले था सिलेक्ट द आइटम, सिलेक्ट द पार्टी, फॉर्मेट बनाओ, पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, एड्रेस ऑब्टेन करो, मेल करो, कंट्रोल रखो ओवर द प्रोसीजर, रिसीव करो, कंपेयर करो। हेलो, तो यार, और अगर रिसीव ना हुआ हो तो भी फॉलो अप करो, और नहीं तो फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। अरे यार देखो यार, लिखी हुई यार तो मेरे पास यार कॉपी में यार पूरी ऐसी गोला बना के लिखी हुई थी। हेलो, हे ना कोई नहीं बोल रहा है यहां पे भी, क्या यूट्यूबियों बोलो ना भैया, क्या हुआ? देखा था ना अपन ने? गुड, चलो। देन कम्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर के बाद जब मैं कंफर्मेशन डिजाइन कर रहा हूं, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो डिजाइन करते समय मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या कंसीडर करूं? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेना मतलब फ्रॉड को न्योता देना है। हेलो, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करो, ROMMS क्या है? अरे बोलो सर रिलेटेड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके क्या करेंगे? मत ही करो, बुक मिल ही नहीं रही है, नोटबुक बोला है नील भाई, नोटबुक, बुक नहीं, नोटबुक। नाउ सो फैक्टर्स जब आप डिजाइन कर रहे हो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो पहला
स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क लो। फ्रॉड रिस्क कितनी है? अगर आपको लगता है फ्रॉड रिस्क ज्यादा है, कहां पर? इंटरनल रिकॉर्ड में, तब तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगनी पड़ेगी। अरे हेलो, इंटरनल रिकॉर्ड के अंदर फ्रॉड है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो लेनी ही पड़ेगी। चलो लेआउट बनाएं, प्रेजेंटेशन क्या रखें, पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखें? अरे यार, ये तो सरकारी डिपार्टमेंट है, पिछली बार भी इनसे मांगा था, कुछ आया नहीं। हेलो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सामने वाला वैल्यू बताएगा कि मेजरमेंट देके बताएगा? कौन सा असर्शन अपन देख रहे हैं? हेलो, अब कोई बोले एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, बोले हाँ ये एसेट हमारी है, अरे तो भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन से क्या होगा? राइट तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से एस्टेब्लिश नहीं हो सकते ना। राइट्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो हो सकते हैं अगर अपन बैंक से मांगे या कहीं और से मांगे, एक दूसरे से कैसे मांगेंगे? देन किस मेथड से मंगाओगे? मेल से मंगाओगे, डाक से मंगाओगे, कैसे मंगाओगे? देन जिन पार्टी से आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाना चाहते हो उनके एड्रेसेस तो आपको मैनेजमेंट से ही लेना पड़ेंगे, आपके पास तो आएंगे नहीं मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया तो फिर देखेंगे, अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो जय श्री राम, नहीं लगाएंगे और क्या। हेलो, अरे वो पार्टी जो बैठी हुई है वहां पर, वो कंफर्म क्या करेगी? कर पाएगी क्या? हमारा छोटा सा बैलेंस, वो इतनी बड़ी पार्टी, और हम उसको क्या बोल रहे हैं? ये 20 इनवॉइस का इंडिविजुअल अमाउंट हमको दे दो। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है कि 20 इनवॉइस का इंडिविजुअल अमाउंट तुमको दे देगा। हेलो, इतनी फुर्सत किसी को नहीं है कि 20 का तुम्हें अमाउंट दे देगा। इट्स नॉट दैट, गॉट इट? तो हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की, तो सर उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला, रिस्क क्या है? दूसरा, लेआउट क्या देना है? तीसरा, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है? चौथा, असर्शन कौन सा है? पांचवा, मैनेजमेंट ने अथोराइज कर दिया कि हमको कि हाँ उनसे कंफर्मेशन ले लो, कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया मत लो, या कंफर्मिंग पार्टी की औकात है कि कंफर्मेशन दे देगी? ओके, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, नहीं मत लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब क्या करूं? अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो, तो सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे क्यों? वो बोलेगा सर मत लो यार, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी ना तो हमारा केस उलझ जाएगा, हम केस हार जाएंगे। ओके, तो वैलिडिटी चेक कर लेते हैं तेरे वकील से बात करके। पर यार अगर तुमने हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं दी तो हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, फ्रॉड रिस्क बढ़ गई है, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मना कर दिया तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेंगे हमको। हेलो, और अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही एकमात्र एविडेंस था जिसे हमें रिफ्यूज कर दिया गया, तो हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे कि हमें इससे वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण हमारी रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाए तो फिर मत बोलना। वी कैन गिव अवर क्वालिफाइड रिपोर्ट नाउ। समझ में आया? हम अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे अगर आपने नहीं दिया तो 705 में जाके।
क्या नेगेटिव कंफर्मेशन लेनी चाहिए? सर नेगेटिव कंफर्मेशन की बजाय हमेशा पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ज्यादा अच्छी होती है। नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कहां कहां नहीं लगानी चाहिए? बाबा जब ROMMS लो हो तो लगा लो। हेलो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की ROMMS लो हो तो लगा लो। पॉपुलेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस हो तो लगा लो। हेलो, एक्सेप्शन रेट आना ही नहीं है, मतलब डिफरेंस आना ही नहीं है। ओके, एक मिनट। एक बैंक ऑडिट पे हम गए जहां पर छोटे 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 अकाउंट है, सैलरीड लोगों के अकाउंट है, गवर्नमेंट से सैलरी आती है और वो सैलरी निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों में आप नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। कारण, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कम है, दूसरा लार्ज नंबर है लेकिन स्मॉल अमाउंट्स, होमोजीनियस अकाउंट्स, और उनके और बैंक के बीच में डिफरेंस आना ही नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन महीने में एक ही होता है। हेलो, एक्सेप्शन ही नहीं है और ऑडिटर को ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं मिले जिससे उसे ऐसा लगे कि नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं लेनी चाहिए। यार सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेनी है तो मुझे किन 4 बातों का ध्यान रखना होगा? तो मुझे अगर नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेनी है तो मुझे इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा कि ROMMS लो होना चाहिए, एक, दूसरा लार्ज नंबर के स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस हो, तीसरा लो एक्सपेक्टेशन हो किसकी? एक्सेप्शन मिलने की, और चौथा ऑडिटर को ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं मिल रहे हैं जिसमें उसे ऐसा लगे कि उसे नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तो आप नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, दिस वाज SA 505। अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510 पर, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। लेकिन उससे पहले बाकी सारे स्टैंडर्ड्स का कवरेज। पहला, SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. 210 initial audit engagement. 220 quality, nahi sorry, SA 210 agreeing the terms of audit engagement. 220 quality control in an audit of financial statement. 230 audit documentation. 500 audit evidence. 501 audit evidence specific consideration to selected item. 505 external confirmation, and now 510 initial audit engagement, opening balance उससे पहले हो चुका है 580 return representation. Now initial audit engagement opening balances. सबसे पहली बात तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसको कहते हैं? व्हाट वी मीन बाय इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? तो हमने कहा कि अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिटेड नहीं है या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए तो हम उसे कहते हैं कि ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। या तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ या
पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट हुआ तो सही, वो किसी और ऑडिटर ने किया, तो हम कहते हैं कि ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। जहां पिछली बार हमने ऑडिट किया वहीं इस बार हम ऑडिट करने जा रहे हैं, वहां ये ऐसे लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है ही नहीं। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगानी है ओपनिंग बैलेंस के लिए? सर सबसे पहले तो रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुलवाओ, ऑडिटेड मतलब इससे पहले के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुलवाओ, उन्हें पढ़ो। वो क्या कहते हैं, अगर वो अनक्वालिफाइड है, पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अनक्वालिफाइड है तो उनसे इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करो कि वो सही कैरी फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए। हेलो, अच्छा, अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे? भाई ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनमें कोई मिस स्टेटमेंट कंटेंट तो नहीं है। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट नो मिस स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन द ओपनिंग बैलेंसेस, और अगर कंटेंट हो तो फिर रिपोर्ट करो। ओके, अब बात आती है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस कि कहीं उनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले तो पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट के सारे फिगर्स प्रॉपरली बुक्स में कैरी फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए ये देखेंगे। हेलो, P&L में भी ओपनिंग बैलेंस सही आया कि नहीं आया वो देखेंगे स्टॉक के। अरे भाई ये तो देखना ही पड़ेगा ना। ओके, दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुई हो। ऐसा तो नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुई हो, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज हुई हैं तो उनका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस पर भी आएगा। देयर वुड बी इंपैक्ट ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस पर भी इंपैक्ट आएगा। ओके, तो वो भी देखना है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं हुई। तीसरा, अगर प्रायर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हैं तो ऑडिटेड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद देखो कि कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है। अगर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो 710 में जाना पड़ेगा। अरे हेलो, अगर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट निकली तो मुझे जाना पड़ेगा ऐसे 710 में। इफ देयर इज अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देन आई हैव टू गो टू ऐसे 710। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देन करंट ईयर में जो ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं निकला कि ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ है। करंट ईयर में जब हम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे थे तो उसमें ऐसा तो नहीं पता चला कि पिछले साल के कोई ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है? बोले नहीं सर, ऐसा तो कोई पता नहीं चला। फिर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा दो ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, जो मैंने आपको आपके चार्ट में लिखवाई थी। आपकी कॉपी में इस मॉड्यूल से ज्यादा दिया हुआ है। आपकी कॉपी में मैंने ओपनिंग बैलेंसेस में कहा था कि फिक्स एसेट पे वेरिफिकेशन करेंगे, स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट के अंदर ही स्क्वायर अप हो जाएंगी। वी हैव डन एवरीथिंग। हेलो, यहां दिया ही नहीं मॉड्यूल में। मॉड्यूल में तो बहुत छोटा सा देके खत्म कर दिया। अब बोलते हैं कि अगर आपको पता चलता है कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर मिस स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे? सर हम ऐसे 705 में जा करके रिपोर्ट को
क्वालिफाई कर देंगे, वी विल क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। इस बीच अगर आपको पता चलता है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल थी, वो अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल चेंज हो गई है, तो हमको ये देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से उसका प्रॉपर चेंज हुआ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हुई है या नहीं हुई है। वो तो ठीक है, रेलेवेंस इन इंफॉर्मेशन को देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्रेडिसेसर के ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर उन्होंने हमको बताया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उसके दो इंपैक्ट होंगे। एक तो हमारी आरओएमएमएस बढ़ जाएगी, हेलो, और दूसरा 710 में जाके देखेंगे ना यार क्या करना है, उसको यहां देखने की जरूरत नहीं। अपनी कॉपी में 510 जितना दिया है उससे कम यहां है, तो आपको अपनी कॉपी को रेफर करना है फॉर द पर्पज ऑफ ऐसे 510। अब मॉडिफिकेशन तो मैं वहीं कवर करूंगा 705 और 710 में। इसके बाद आती है ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। आप सबको मालूम है, मैंने बताया था कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, लेकिन 550 से पहले कितने स्टैंडर्ड याद हो गए, आज सारे याद करा दूंगा एक बार वापस। ऐसे 200 overall objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing, 210 agreeing the terms of audit engagement, 230 audit documentation, 500 audit evidence, 580 written representation, 501 audit evidence specific for selected item, 505 external confirmation, 510 initial audit engagement opening balances. Now 550 related parties। डेफिनेशन दी रिलेटेड पार्टी की, मैंने आपको बताया था या तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन वो लो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने दी हो, और अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है या डेफिनेशन दी है काफी छोटी दी है, तो कम से कम इतनी पार्टीज तो रिलेटेड पार्टीज हो ही जाएंगी। याद करो, वो पार्टीज जिन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं या वो पार्टीज जो हमसे कंट्रोल हो रही हैं, वो पार्टीज जिन्हें हम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या वो पार्टीज जो हमसे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो रही हैं डायरेक्टली या थ्रू सब्सिडरी। चार्ट बने हुए, चार्ट कॉपी में ढेर सारे, अरे हेलो, बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं कॉपी में, एक बार देखना। So a person or other entity जिसके ऊपर हम कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज लेके आ रहे हैं, या अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। या तो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी पे कोई लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, या हम किसी पर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो, या हम किसी और के साथ कॉमन मैनेजमेंट में हो, कॉमन कंट्रोल ऑनरशिप में हो, कॉमन क्लोज फैमिली मेंबर्स की ऑनरशिप में हो, तो हम कहते हैं बॉस इसे रिलेटेड पार्टी कहते हैं। 12 चार्ट बनाए हैं, उधर अनिकेत गोयल साहब बोल रहे हैं 12 चार्ट बनाए आपने। वो 12 की 12 रिलेशनशिप एक बार देखना जो हमने चार्ट के थ्रू समझी थी कि दे आर ऑल रिलेटेड पार्टीज। लेकिन उसके बाद खूनी पंजा बना के ये भी बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2 एंटिटीज हैं तो दे विल नॉट बी सिंपली रिलेटेड पार्टी बिकॉज दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी। हेलो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 2 एंटिटीज को, अरे एस 18 में भी बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कॉमन एंटिटीज सिर्फ इसलिए रिलेटेड नहीं हो जाएंगी क्योंकि वो कॉमन कंट्रोल में है जब तक उनके बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हो। याद करो यार, एस 18 में भी बताया था, यहां भी बताया था।
चलिए, देन जब जब रिलेटेड पार्टी आएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आएंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा। ये भी बताया था, जब जब रिलेटेड पार्टीज आएंगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आएंगे, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आएंगे, तब 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 ROMMS हाई होगा। और जब जब ROMMS हाई होगा, तब तब फिर हमको अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आती है कि साहब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को चेक कैसे करोगे? अरे सबसे पहले तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, किससे? मैनेजमेंट से, कि लाओ भैया तुम्हारी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दो। मैनेजमेंट हमको रिलेटेड पार्टी की लिस्ट पकड़ाएगा। उस रिलेटेड पार्टी की लिस्ट को हम प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि इनमें कितने एडिशन हुए, कितने डिलीशन हुए। उसके बाद हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, शेयर होल्डर रजिस्टर बताओ, ताकि पता लगाया जा सके कि हमारी होल्डिंग कौन, इन्वेस्टर कौन। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बताओ, ताकि हम पता लगा सके हमारी सब्सिडरी कौन, हमारी एसोसिएट कौन। डायरेक्टर्स रजिस्टर बताओ, ताकि पता चल सके। 189 रजिस्टर बताओ, ताकि पता चल सके कि डायरेक्टर और उनके रिलेटिव कौन हैं। याद आया? की मैनेजरियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बताओ और की मैनेजरियल पर्सन्स के नाम भी बताओ, ताकि हमें पता चल सके कि उनकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हैं। तो हम इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी देख सकते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और आरओसी को जो रिटर्न जाते हैं रिलेटेड पार्टी के उन्हें भी देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला इनकम टैक्स रिटर्न, आरओसी को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आरओसी को हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो। उसके बाद शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई एंटिटीज, प्रिंसिपल शेयर होल्डर। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है मैनेजमेंट के साथ, दोष शायद विद गवर्नेंस के साथ। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कौन सा? जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही होती है उसमें उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाहर बैठना पड़ता है जिसकी रिलेटेड पार्टी का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो वो वहां देखना पड़ता है कि वो कंफर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए वो देखा है। इन्वेस्टमेंट देख लेंगे, एग्रीमेंट देख लेंगे, देन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद इनवॉइसेस देखेंगे कि जो दूसरी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके रेट्स क्या हैं। दूसरी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके रेट्स क्या हैं, हेलो, और इनकी इनवॉइस में रेट क्या डले हुए हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी इनवॉइस में जो रेट डले हैं और दूसरी इनवॉइसेस में रेट डले हैं वो क्या है ना। देन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई रीनिगोशिएट हुए हों, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख लेंगे। ये सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के पॉइंट नहीं, अपने मन से लिखे हुए। 4 पॉइंट अपन ने दूसरे लिखे हुए हैं वहां पे। हेलो, वी कैन गो विथ रिलेटेड पार्टी। हमने तो 189 रजिस्टर लिखा है, मिनट बुक लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट बुक लिखा है, जनरल मिनट बुक लिखा है, ऑडिट कमेटी का रेजोल्यूशन लिखा है। हमारा आंसर इनसे ज्यादा बेटर है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है हमने, तो ये तो कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, उससे ज्यादा तो हमारा कॉपी में लिखा हुआ है, डोंट वरी। भाई साहब, ये एक चीज जो थी जबरन की ट्रू एंड फेयर बीच में ला दी थी, इसको अपन ने शुरू में पढ़ा था, पर मैंने कहा अगर ये ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट आप लोगों ने रिवीजन में नहीं पढ़ा तो आप इसको कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैंने कहा इसको रिवीजन में ले ही लेते हैं।
क्योंकि इसको ट्रू एंड फेयर को हमने अपनी तरफ से तो देख लिया था, इनकी तरफ से नहीं देखा था। सो कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर क्या होता है भैया? ट्रू एंड फेयर सर, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। मैंने आपको बताया था, समथिंग विच इज ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड इज नोन एज ट्रू एंड फेयर। ओके, मोर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो असेट जो है ना तो अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, तो वो ट्रू है। वाह, बहुत बढ़िया। कोई असेट ओमिटेड नहीं है तो वो ट्रू है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर असेट पे चार्ज है तो वो डिस्क्लोज्ड है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। मटेरियल लाइबिलिटी है, वो ओमिटेड तो नहीं है। नहीं, नहीं है। P&L का बैलेंस सारी चीजें बता रहा है। हाँ हाँ। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है। हाँ। एक्सेप्शनल और अनयूजुअल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम अलग से दिखाए हैं। हाँ, ये साला एक बार पढ़ना जरूरी था। हेलो, ये एक बार पढ़ना जरूरी था। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? बोले भैया वो असेट अंडर वैल्यूड नहीं हो, असेट ओवर वैल्यूड नहीं हो, कोई एसेट छूट तो नहीं गई, कोई एसेट जो चार्ज पे उसका चार्ज दिखाना छूट तो नहीं गया, कोई लाइबिलिटी ओमिट तो नहीं हो गई, कोई P&L डिस्क्लोजर तो नहीं छूट गया, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया हो और आपने डिस्क्लोज नहीं किया हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया हो और आपने नहीं दिखाया हो अलग से। इतनी चीजें ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट को अफेक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? हमने तो वर्ड पावर में सिर्फ कितना लिखा था? ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड, पर इन्होंने एक बीच में कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको गुड मॉर्निंग में डाल के निकल लेना। देन कम्स SA 560 subsequent events। SA 560 सबसे आखिरी में किया था, पर अभी तो कर ही सकते हैं क्योंकि उस समय AS4 नहीं हुआ, तब तो हो गया। तो SA 560 था, दैट वाज सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? लेकिन जब हम 560 पे आए हैं तो अभी तक जितने हैं वो तो पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसे 200 देखा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 देखा, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 220 देखा, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 230 देखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 500 देखा, ऑडिट एविडेंस 580 देखा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 501 देखा, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम 505 देखा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 510 देखा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस 550 देखा, रिलेटेड पार्टी। अब हम हैं 560 पर, सबसीक्वेंट इवेंट्स। आपने सबने सबसीक्वेंट इवेंट पढ़ा है और मैंने ये भी बताया है कि ये इवेंट जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से एक स्टेप आगे। इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द फाइनेंशियल्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैंने आपको कहा था कि ये जो है सबसीक्वेंट इवेंट जो है वो क्या है? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड between the financial statement date and the auditor's report date, and it includes also those facts which become known to auditor even after the date of auditor's report, auditor की रिपोर्ट के डेट के बाद। हेलो, ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के बाद भी अगर कोई इवेंट होते हैं तो वो इवेंट इसी में कंसीडर किए जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बीइंग एन ऑडिटर? सर, एज एन ऑडिटर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो कि जितने भी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुए हैं उनका अगर एडजस्टमेंट होना तो एडजस्टमेंट हुआ है,
डिस्क्लोजर होना था तो डिस्क्लोजर हुआ है प्रॉपरली एज पर एफआरएफ, और ऐसे सब्सीक्वेंट इवेंट जो ऑडिटर की रिपोर्ट इशू होने के बाद ऑडिटर को मालूम पड़े हैं, उनके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। देखो दो बातें हैं, एक तो वो जो ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के पहले, तो उनमें जो एडजस्टमेंट देना है, जो डिस्क्लोजर देना है, जो प्रेजेंटेशन देना है, वो तो सब AS4 के हिसाब से। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद अगर कुछ हो तो वो तो 560 बताता है। अच्छी बात है। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे भैया? सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, देखो आपकी कॉपी में लिखा है RAP और FAP। RAP में हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से पूछेंगे कि भैया जी बताओ कि आपके इंटरनल कंट्रोल में ऐसी कौन सा इंटरनल कंट्रोल है जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं। उसके बाद ऑडिटर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेगा कि यहां ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो होते हैं। फिर ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि हमें ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि आप यहां जितने भी इवेंट अब तक हुए हैं वो सारे इवेंट आपने हमको बता दिए हैं। इज दैट क्लियर? मिनट बुक्स रीड करूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट बुक्स रीड करूंगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करूंगा। देखते जाओ, आप तो आपकी कॉपी में सब दिया हुआ है, यहां तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मिला? सबसीक्वेंटली मैं क्या क्या रीड करूंगा भाई? मैं सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा, मिनट बुक देखूंगा, लीगल कंसल्टेंट से राय ले लूंगा, इंटरनल ऑडिटर से पूछ लूंगा। मैं बहुत सारे लोगों से सलाह ले सकता हूं कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं है। फिर मैं मैनेजमेंट से बोलूंगा जिसका एडजस्टमेंट करना था उसका एडजस्टमेंट करो, जिसे डिस्क्लोज करना था उसे डिस्क्लोज करो। अगर तुम जिसका प्रेजेंटेशन करना था उसका नहीं करते हो, जिसका डिस्क्लोजर देना था उसका डिस्क्लोजर नहीं देते हो, तो गए। फिर मैं अपनी रिपोर्ट को क्या कर दूंगा? क्वालिफाई। लेकिन अब क्या होगा जब ऑडिटर को आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड मिले, तो हम क्या करेंगे? मतलब ऑडिटर ने रिपोर्ट तो दे दी है लेकिन अभी AGM नहीं हुई है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है लेकिन अभी AGM नहीं हुई। उस बीच में कुछ उतापे हो गए, कुछ ऐसे काम हो गए जो सब्सिक्वेंट इवेंट हो गए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है, AGM एडजॉर्न करें। फिर मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई आपका क्या कहना है। मैनेजमेंट अगर एडजॉर्न करने को तैयार हो गया, एडजस्टमेंट करने को तैयार हो गया, हम एडजस्टमेंट करवाएंगे, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट वापस मांगेंगे, नई ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को इशू ही हो गए हैं तो अब मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई साहब ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो निकल गए, अमेंडमेंट चाहिए तो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करेंगे। हेलो, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोगों को रोको, प्रिवेंट द यूज ऑफ दीज स्टेटमेंट, क्योंकि ये फैक्ट तो बाद में नोन हुए। मैंने आपको बताया भी था कि सत्यम के केस में ऐसा हुआ भी था कि सत्यम के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद सत्यम के ऑडिटर को पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत सारे मिस स्टेटमेंट हैं, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सेबी को, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, सबको लेटर लिखा कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है, लेकिन कृपा करके हमारी ऑडिट रिपोर्ट और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय ना करें बिकॉज दे बिकेम अनरिलायबल।
तो वही बोल रहे हैं वो कि पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, डिटरमाइन करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो सकते हैं। अब क्या हो सकते हैं, जब रिपोर्ट इशू हो गई तो हो ही नहीं सकते। तो अब बताओ मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करेगा इस मैटर को, हाउ मैनेजमेंट विल एड्रेस दिस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विद द शेयर होल्डर, दोनों देखना पड़ेंगे। और मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि मॉड्यूल ने दोनों एक सरी के दे दिए, जबकि ये दोनों एक सरी के नहीं है। मैंने आपको बोला था कि सत्यम के केस में ऑडिटर मैनेजमेंट से बोला था कि आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज को रोको, नहीं रोकोगे मैं रोकूंगा, मैं सबको लेटर लिखूंगा कि मेरे ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा ना किया जाए। गॉट इट? छोटा सा स्टैंडर्ड था। अब इस चैप्टर का आखिरी स्टैंडर्ड 570 गोइंग कंसर्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे हटते ही अपन, भले ही 5 मिनट हुआ, उससे क्या होता है। सबसे पहले है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 quality control in an audit of financial statement. 230 audit documentation. 500 audit evidence. 580 written representation. 501 audit evidence specific क्या था, specific consideration for selected item. 505 external confirmation. 510 initial audit engagement opening balances. 550 related party. 560 subsequent event, and now comes 570 going concern. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है गोइंग कंसर्न के केस में? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence regarding going concern। कि भाई आप sufficient and appropriate audit evidence लो कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का यूज किया है, वॉट एवर यूज इज बीइंग डन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का जो यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और कंक्लूड करो बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या कोई इवेंट या कंडीशन ऐसी है जो मटेरियल अनसर्टेनिटी बताती हो, और अगर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी बताएगी तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एसए 570। अब बात आती है कि सबसे पहले तो आप देखो कि क्या एंटिटी की कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है जो एंटिटी को इस बारे में अवगत कराती हो कि देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या ऐसे कोई इंडिकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है? ऐसा इंडिकेशन क्या मैनेजमेंट पकड़ सकता है? तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपने गोइंग कंसर्न को एप्रोप्रिएट मानने से पहले क्या प्रोसीजर लगा करके देखा कि आपका गोइंग कंसर्न सही है, असेसमेंट करके देखा? और अगर नहीं किया है तो लेट मी चेक, फिर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है। और ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तो कहता है ऑडिटर को, हे ऑडिटर यू शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट कि कोई ऑडिट एविडेंस ऐसा मिल रहा है क्या जो ऐसी कंडीशन बताता है जिससे तुम्हें लगता हो कि गोइंग कंसर्न शायद इनएप्रोप्रिएट होगा। हेलो, नो दैट इज पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब ऑडिटर को बोला आंखें खुली रख, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो तुझे मिलेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? पहला इंडिकेटर होता है फाइनेंशियल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग इंडिकेटर, तीसरा होता है अदर इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर में आता है निगेटिव नेटवर्थ, निगेटिव वर्किंग कैपिटल, निगेटिव रेशियोज,
कैश लॉसेस कंटिन्यूस हो रहे हैं, रिडम्पशन की डेट नजदीक आ गई है, पैसे ही नहीं है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो गए हैं, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग में आता है मैनेजमेंट लिक्विडेट करना चाहती है, की मैनेजरियल पर्सन मिल ही नहीं रहा है, फ्रेंचाइजी छिन गई है, लाइसेंस छिन गया है, लेबर नहीं मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सप्लाईज नहीं आ रहे हैं, और एक कॉम्पिटिटर इतना भयंकर ही आ गया कि वो तो ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आ गया कि हम तो यूं ही बैठे रह गए। हेलो, तो ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग इंडिकेटर। अदर में क्या है, ओहो कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक ने फॉलो ही नहीं कर पाया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, एनबीएफसी अपने नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाई, लाइसेंस छीन लिया, फार्मास्यूटिकल कंपनी लीगल कंप्लायंस नहीं कर पाई, छीन लिया, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, पॉलिसीज चेंज कर दी, या फिर इतनी जम के सुनामी आई, बाढ़ आई कि सब कुछ चला गया। तो दीज ऑल आर नोन एज व्हाट, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स। अब अगर आपके पास इंडिकेटर्स आए हैं तो क्या करना, मैंने आपको चार्ट बनवाया था, आप तो उस चार्ट पे जाओ, ये सब तो वही चार्ट का क्रक्स है। मैंने बोला क्या आपको ऑडिट करने के दौरान कोई इंडिकेटर मिला, हां, एक आया नहीं, अगर नहीं मिला है तो स्टॉप, आगे कुछ नहीं करना है। मिला, हां मिला, तो मिलने के बाद सबसे पहले मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से डिस्कस करो कि क्या आपका गोइंग कंसर्न खतरे में है। वो बोलेंगे हां है, तो हम कहेंगे प्रभु चुपचाप डिस्क्लोज कर दो और सारी एसेट और लाइबिलिटीज को रियलाइजेबल अमाउंट पे ले आओ। क्या वो ले आए, हां सर ले आए, ले आए तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना, लेकिन 706 में इम्फेसिस ऑफ द मैटर भी देना कि अटेंशन ऑफ द यूजर इज इनवाइटेड टू नोट नंबर 10 वेयर द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी फाउंड इनएप्रोप्रिएट। कोई बात नहीं, अभी 706 पढ़ाऊंगा तो भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी लंच के बाद अपन सब निपटा के जाएंगे। आज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट, टेंशन नहीं रहना है ऐसे इसका, बाकी का तो टेंशन यूं भी नहीं है, बाकी तो फ्री स्टाइल कुश्ती है, वहां तो कोई टेंशन का है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब पहले हमने देखा है ना, अब ये तो हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट ने न डिस्क्लोज किया न एडजस्ट, हम मैनेजमेंट को कहेंगे डिस्क्लोज और एडजस्ट कर, वो बोल रहे नहीं कर रहे, हम बोलेंगे ठीक है एडवर्स। अरे हेलो, मैनेजमेंट ने कहा ओ भाई साहब मिटिगेटिंग फैक्टर है हमारे पास। मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब अरे हमारा तो गोइंग कंसर्न बिल्कुल बढ़िया है, वाकई में बढ़िया निकला, कोई दिक्कत नहीं, अनक्वालिफाइड ऑर्डर रिपोर्ट जाने दो। सर मिटिगेटिंग फैक्टर के तो पता ही नहीं है, ये कह रहे हैं ऑर्डर इन हैंड है ही नहीं एक भी, ये कह रहे हैं वहां से फाइनेंस मिलेगा, उसको कौन फाइनेंस देगा पता ही नहीं चल रहा है, कोई मिटिगेटिंग फैक्टर में दम दुम नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करो, सारी एसेट और लायबिलिटीज को डाउन करो, गोइंग कंसर्न नहीं कर रहे, एडवर्स कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड और 70। अब तीसरा केस, सर मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आ गई। हो, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि गोइंग कंसर्न खत्म हो गया और ये भी नहीं कह सकते कि गोइंग कंसर्न चालू है। तो जब ये भी नहीं कह सकते कि गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, ये भी नहीं कह सकते कि गोइंग कंसर्न चालू है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है। तो ऐसे 570 ने कहा ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आप वहां पे पैरा डालोगे तब जाकर काम होगा। वो पैरा डाल दिया तो अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, वो डिस्क्लोज नहीं किया कहां पे, नोट्स दी अकाउंट्स में कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो एडवर्स दे दूंगा। और मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ डाल दिया
तो मुझे भी पैराग्राफ डालना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ है। अभी 701 पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 3। 1 और 3 सबसे बड़े चैप्टर है। आप अगर टोटल 60